लिए। और इसका ये अपने आप में देव भाषा है, वेदों की भाषा है, अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वृहत्ता या इसका इतना वृहद हो जाना कि जो हमारे ह्यूमन माइंड की लिमिटेशंस के कारण हम इसका पूरा ज्ञान ले नहीं पाते, और जितना ज्ञान लेते हैं उसका सही तरीके से उपयोग कर नहीं पाते। अनेक बार ऐसा होता है। तो समय के चलते चलते कालांतर में बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स खोजे गए। बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स अवेलेबल हैं प्रिडिक्शन करने के लिए, और उन्हीं में से एक ये अष्टक वर्ग भी है। अष्टक वर्ग मेथड जो है ये अपने आप में संपूर्ण है प्रिडिक्शन करने के लिए, और बहुत ही अमेजिंग मेथड है। इसमें 7 ग्रहों को शामिल किया जाता है और लग्न को शामिल किया जाता है, राहु केतु को शामिल नहीं किया जाता। वो कुछ बिंदु प्रदान करते हैं सारे 12 भावों में ग्रह अलग अलग तरह से। तो ये सब के बारे में वृहत ज्ञान तो आज के हमारे एक्सपर्ट देंगे, श्री एच.एन. राव सर। उसके पहले हम ये भी देखेंगे कि अष्टक वर्ग का उपयोग किस तरह से किया जाए, कैसे करेंगे, या कब इसकी आवश्यकता अधिक पड़ती है। जनरली हम लोग देखते हैं कुंडली में बहुत सारे ग्रह उच्च के हैं या फिर बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल रही है। इसके बावजूद भी कुंडली में वो फल नहीं मिल पा रहे हैं जो हम चाहते हैं, या हमको दिखाई देता है कि ये पर्टिकुलर ग्रह को इस तरह से ये फल देना चाहिए। इसका जवाब अष्टक वर्ग देता है कि बहुत सारे उच्च के ग्रह होने से, स्वग्रही ग्रह होने से, या फिर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेने के बावजूद भी ग्रह अपना फल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है कि जिस भाव में वो ग्रह बैठा है उस भाव में उसका योगदान बहुत कम है, और उस योगदान को तलाशने का ही एक साधन है अष्टक वर्ग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है अपने आप में, लेकिन ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा है। तो हम ये तो नहीं कहते कि एक क्लास में इसको हम पूरा करेंगे या एक क्लास में हम सब जान जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे एस्ट्रोवर्स के जो विद्वान हमको ज्ञान यहाँ देने वाले हैं, इतना पक्का है कि आज हम इससे कुछ तो प्रिडिक्शन करना सीख ही जाएंगे, कुछ तो हमको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि अष्टक वर्ग अपने आप में संपूर्ण है प्रिडिक्शन करने के लिए। तो पहले तो मैं श्री ऋषि शुक्ला जी से अ, अपना निवेदन करूंगी कि शुक्ला सर थोड़ा हम लोगों को संबोधित करें अपने अमृत शब्दों से। आदरणीय श्री शुक्ला सर। सर अनम्यूट नमस्कार, सभी का अभिवादन। धन्यवाद निशा जी। जी एस्ट्रोवर्स सर। परिवार से जुड़े हुए हमारे सभी विद्वान साथियों का और शिक्षार्थियों का बहुत नमन। जैसा कि निशा जी ने बताया कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे यहाँ चर्चा है, और इस पे हमारे जो सबसे विद्वान सदस्य हैं श्री हृदयानंद जी राव, वो आपसे बात करेंगे। बृहद पराशर होरा शास्त्र के बारे में यह भी कहा गया है कि महर्षि पराशर ने ये कहा कि कलयुग में अष्टक वर्ग का मार्ग जो है वो सबसे सुगम मार्ग है ज्योतिष को सीखने समझने में। यद्यपि यह बड़ा गणितीय मार्ग है, और इस गणितीय मार्ग की गणना करना बड़ा कठिन होता था। आजकल कंप्यूटरों ने इसको सरल कर दिया है। अभी हम इसके बारे में जानेंगे। मूलतः जो कुंडली में कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं, उनमें परस्पर आपसी संबंध कैसा है, वो किस भाव को मजबूत करते हैं, किस भाव को चुनौती देते हैं, इन सभी को मिला जुला करके एक विस्तार जो दिया जाता है, वो अष्टक वर्ग का नाम है। अलग अलग बिंदुओं की हम बात करते हैं। यहाँ राशि अनफोल्ड करती है, हमारे सामने आती है। हम यह देखेंगे कि लगभग 7 ग्रह जो विभिन्न प्रकार के रेखाएं और बिंदु या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी भाव पे डालते हैं, वो कुल मिलाकर एक फिक्स्ड है। स्वाभाविक है कि किसी भाव में यदि ज्यादा है तो अन्य भावों में कम होंगे, सभी के लिए ये फिक्स्ड है। यह हमको ये बताता है कि कौन सा भाव हमारी कुंडली में ज्यादा फोकस में है हमारे इस जन्म के कर्मों के लिए। यह भी बताता है कि
सामान्यतया जो रूल ऑफ थंब एक है, जिसकी हर ग्रह लगभग लगभग अपने से 11वें पे बैठे स्थान पे भाव को और ग्रह को हमेशा मदद करता है, सपोर्ट करता है। अतएव यह 11वां भाव जो है, और भाव से 11वें में बैठे जो स्थान है, वो स्थान हमारे चार्ट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कि 7वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं, तो 5वां घर आपका सर्वाधिक सक्रिय होगा। ऐसे ही अगर सभी भावों को देखते हैं, तो यह पाया जाता है कि 3, 6, 10 और 11 यह भाव ऐसे हैं जो सब भावों से ज्यादा अंक लेकर आते हैं, यदि सब चीज अपने आप में बराबर चले तो। यह वो अभी भाव हैं जिनको हम उपचय भाव से जानते हैं, जिनको हम इस बात से जानते हैं कि मनुष्य का जो प्रयास है, जो उसकी युक्ति है, जो उसकी बुद्धि है, जो उसका परिश्रम है, जो उसका अनुशासन है, उसको जिंदगी में आगे बढ़ने की मदद करता है। और यही अष्टक वर्ग भी हमें बताते हैं। यह भी एक रूल ऑफ थंब दिखता है कि कोई भी ग्रह अपने से दाएं बाएं बैठे या पड़ोसियों को 12वें और दूसरे भाव को अंक कम देते हैं, और जो ठीक हमारे सामने है 7वें भाव, उसको भी अंक कम देते हैं। तो ये एक बड़ा ही रोचक विषय है, जिसमें करीब करीब जो हम ज्योतिष की तमाम बातों को देखते हैं कि कौन से ग्रह फंक्शनली बहुत बेनिफिक हैं, कौन से ग्रह बहुत शुभ हैं, कौन से ग्रह चुनौतीपूर्ण है, वो ये सब अष्टक वर्ग कवर कर लेता है कि गुरु 56 पॉइंट लेके सबसे आगे हैं, तो शनि 39 पॉइंट लेके पीछे हैं। यह विस्तार राव साहब हमें बताएंगे। मैं आग्रह करूंगा श्री दयानंद जी से कि वो इस विषय पे अपने ज्ञान से हम सभी को अवगत करावें, और ईश्वर का नाम लेकर के इस सभा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या सुवीरवस्ताभृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युति शंकरश्च प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं वंदे विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वप्रथम श्री गणेश जी को और माँ सरस्वती के चरणों में अपना नमन, अपना श्रद्धा अर्पित करते हुए आदरणीय शुक्ला जी, निशा जी और आप सभी विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम, नमन। आज की शुभ संध्या में इस वर्ग में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि निशा जी ने भी कहा, आदरणीय शुक्ला सर ने भी कहा, शुक्ला सर ने बिल्कुल कहा कि जब मैत्रेय जी ने पूछा उनसे कि आपने जितनी चीजें बताई हैं पराशर जी से, कलयुग में न आदमी के पास इतना समय होगा, न आदमी के पास इतना धैर्य होगा, और जिस चीज को आप और वशिष्ठ जैसे विद्वान भी जिस विद्या को सांगोपांग जिसका फलित नहीं कर सकते, उसका फलित कलयुग का व्यक्ति कैसे करेगा। उसके लिए पराशर जी ने अष्टक वर्ग की रचना की। थोड़ी सी मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाऊं तो आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं, जब से कंप्यूटर का युग हो गया, जब से मोबाइल के ऐप से कुंडली बनने लगी, कि गणित की क्या जरूरत है। लेकिन आज की कक्षा में, आज के इस विचार गोष्ठी में हम लोग देखेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के सामने सिद्ध करूं कि गणित के माध्यम से ही आप पूरा फलित कर सकते हैं। ज्योतिष का बहुत प्रमुख अंग
गणित है जिसको आज के समय में नजरअंदाज किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि फलित चाहिए क्लाइंट को, चूंकि जमाना कमर्शियल है, प्रोफेशनल युग है, ठीक भी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो हमारे पास जो भी याचक, जो भी मतलब पूछने वाला आता है उसको याचक नहीं कर सकते, याचक कहते हैं, याची जो भी आता है उसको, इससे नहीं मतलब कि कौन से नौमांस में है, कितने डिग्री का है, उच्च है कि नीच है, उसको इससे मतलब है कि भाई मेरा ये काम है, ये होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। तो लोग कहते हैं गणित की यहाँ जरूरत क्या है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां आपको पहुंचने के लिए बिना गणित के आप नहीं पहुंच सकते। और अष्टक वर्ग पूरा गणितीय विधा है। जैसे आप सब लोग, हम लोग जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से आज की तारीख में, कंप्यूटर, कंप्यूटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है आप सब लोगों को मालूम है कि बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। बाइनरी का मतलब 2 अंकों को लेके पूरी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की होती है, 0 और 1। आप देखेंगे कि अष्टक वर्ग भी उसी बाइनरी सिस्टम को लेके बनाया गया है। और जैसा शुक्ला सर ने कहा, बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही रोचक विषय है। अब मैं आप लोगों से जब बात कर रहा हूं, आप देखते हैं कि उच्च का ग्रह है, उसकी दशा आ गई, फिर भी उस आदमी को उसका फल नहीं मिल रहा। आप उलझ जाते हैं कि यार है क्या, कहानी क्या है। ग्रह उच्च का है, शुभ ग्रह है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फल नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत हो गई, दिक्कत कहाँ है? वह दिक्कत अष्टक वर्ग में है। जिस भाव में वो ग्रह बैठा हुआ है, उस भाव में अगर उस ग्रह को 5 से अधिक बिंदु नहीं मिले हैं तो वह ग्रह अच्छा फल देने में सक्षम नहीं है। इन सारे बिंदुओं पे अपन बात करेंगे, इन सारी चीजों पे अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अष्टक वर्ग है क्या। अष्टक वर्ग क्या है? मेरे विचार से इसमें कुछ जो शिक्षार्थी या जिज्ञासु लोग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, ज्योतिष के ज्ञाता भी हो सकते हैं, शायद उन्होंने अष्टक वर्ग पढ़ा भी हो। अष्टक वर्ग प्रत्येक ग्रह अपना प्रभाव निश्चित स्थान से दूसरे भिन्न भिन्न स्थानों पर डालता है। अष्टक वर्ग में महत्व देकर फलित करने की सरल विधि तैयार की गई है। अष्टक वर्ग इसका नाम इसलिए है कि 7 ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक और लग्न, इन 8 को मिला के अष्टक वर्ग बनाया गया। और इनके बिंदु, कौन सा ग्रह किस भाव में किस ग्रह को बिंदु दे रहा है, उसके आधार पे इसकी गणना की जाती है। चूंकि इसमें 8 वर्ग हैं, 8 डिविजन्स हैं, इसलिए इसको अष्टक वर्ग कहा जाता है। अष्टक वर्ग में एक बड़ी असमंजस की स्थिति आ जाती है। उत्तर में हम शुभ चीज को, हम शुभ जो प्रभाव, शुभ अंक जो देता है ग्रह, उसको हम रेखा कहते हैं और अशुभ को बिंदु कहते हैं। दक्षिण में उसी रेखा को, शुभ प्रभाव वाले को वो बिंदु कहते हैं और अशुभ वाले को रेखा कहते हैं। तो ये एक बड़ा जो है असमंजस और संदेह पैदा करता है। इसके लिए मेरा जो विचार है मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं कि आप सब लोग जिस स्थान में शुभत्व मिला हुआ है, जहां उसको शुभता प्रदान की है ग्रह, उसको अंक के रूप में ले लें, निगेटिव चीज को छोड़ दें, तो वो समझने में बड़ी आसानी रहेगी।
वरना हम रेखा में और बिंदु और रेखा में उलझे रह जाएं। तो बिंदु और रेखा से बाहर निकल के हम अंक की बात करें। अब प्रश्न ये है कि अष्टक वर्ग में फलित करने में सहायक कैसे? अक्सर देखने में आता है कुंडली में ग्रह अपने शुभ स्थानों पर है, शुभ योग में है, तो भी उस जातक को अनुसार फल नहीं प्राप्त होता, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था शुरुआत में। यह क्यों नहीं होता, इसका खुलासा अष्टक वर्ग करता है। अष्टक वर्ग में यदि ग्रह को शुभ अंक प्राप्त नहीं है, भले ही उच्च का हो, स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण का हो, शुभ योग में हो, वह ग्रह फल नहीं दे पाता। यदि अष्टक वर्ग में, हम आगे बात करेंगे आपसे बिंदु अंक का कि कैसे अंक प्राप्त करते हैं और कैसे उनके अंकों का जोड़ करते हैं। 6-7 या इससे मतलब 6 से ऊपर अंक मिले हैं तो वह ग्रह विशेष फलदायी हो जाता है, और हमको वह, अगर उसकी दशा आएगी, उसका गोचर में आएगा, तो हमको वो शुभ फल प्रदान करेगा, शुभता देगा। जैसा अभी ऋषि शुक्ला साहब ने कहा, आगे के स्लाइड में आपको मिलेगा कि बृहस्पति के पास 56 अंकों का पावर है, 56 अंक तक दे सकता है, और शनि के पास 39 अंक है। तो आप इन ग्रहों के अंक जो हैं उनको देख के भी निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। जो लोग कहते हैं कि भाई शनि शुभ नहीं है, मंगल उतना शुभ नहीं है, हैं, तो ये शुभ नहीं है। सूर्य को भी कहा गया है कि सूर्य भी क्रूर ग्रह है। तो शुभ, इनकी शुभता और अशुभता भी इसे इंडिकेट हो जाता है। अष्टक वर्ग के अगर आप अंक देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शुभ ग्रह, शुभ कौन होता है। लोग कहते हैं कि भाई ये बड़े जेनरस हैं, बहुत दानी हैं, जिसके पास ज्यादा है वही तो ज्यादा दान कर पाएगा। तो बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है, सबसे ज्यादा अंक उसके पास है, इसलिए सबसे ज्यादा शुभता वो देता है। शनि और मंगल के पास सबसे कम बिंदु है, सबसे कम अंक है। तो इस तरह से अष्टक वर्ग आपको बहुत सारी चीजें बता देता है। आगे आप देखेंगे कि अष्टक वर्ग से आप केवल बिना ग्रहों को बैठाए, आप कुंडली से चाहें तो उसको अष्टक वर्ग को रख के उसे फलित कर सकते हैं कि आने वाला कौन सा समय आपके लिए कैसा रहेगा। कितने अंक बिंदु या रेखा फल देने में सक्षम है। यदि ग्रह को 4 अंक से कम प्राप्त हैं तो ग्रह शुभ प्रभाव नहीं दे पाता। 5 से ऊपर अंक प्राप्त होने चाहिए। अधिकतम अंक जो है 8 है, अगर 8 है तो कुछ पूछना ही नहीं है। लेकिन मैं आपको इस 8 अंक पे बाद में एक चीज बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, एक मैं कुंडली दिखाऊंगा। तो 5 अंक से अगर ऊपर उस ग्रह को मिले हुए हैं तो जब भी वो दशा गोचर में आएगा उस भाव का शुभत्व आपको प्राप्त होगा। सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग में अंतर क्या है? आजकल तो चूंकि हम कंप्यूटर में डाल देते हैं डाटा और कंप्यूटर प्रोसेस करके हमको सब चीजें दे देता है, या मोबाइल में डालते हैं वो दे देता है। पहले जो पुराने ज्योतिषी थे उनको हाथ से एक एक अंक की गणना करनी पड़ती थी। तो किस ग्रह के पास किस भाव में कितना अंक है, किस ग्रह को किस भाव में कितना अंक है, वह उस ग्रह का भिन्नाष्टक कहलाएगा। भिन्न मतलब समझते हैं अलग अलग। और जब हम सारे ग्रहों का जो मिला हुआ अंक है उस भाव में उसको जोड़ देंगे तो उसको हम कहते हैं सर्वाष्टक वर्ग। जब हम बनाते हैं, जब हम एक एक अंक डाल के बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रस्तारक वर्ग। आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको प्रस्तारक भी मैं बताऊंगा। प्रस्तारक से भिन्नाष्टक बनता है और भिन्नाष्टक से सर्वाष्टक बनता है।
अष्टक वर्ग में किसी भाव में ग्रहों को जो कुल अंक प्राप्त होते हैं उनका अधिक महत्व है या किसी ग्रह के प्राप्त अंक का अधिक महत्व है? महत्व दोनों का ही है। जब हम किसी भाव के कुल अंकों की बात करते हैं तो उनसे यह मालूम होता है कि उस भाव में सभी ग्रह मिलकर उस भाव को कैसा फल देंगे। पर जब किसी भाव में किसी विशेष ग्रह का फल जानना हो तो उस ग्रह को प्राप्त अंकों से जानते हैं। यदि किसी भाव में कुल 30 या इससे अधिक अंक प्राप्त हैं तो यह समझना चाहिए कि उस भाव से संबंधित विशेष फल जातक को प्राप्त होंगे। और यदि उसी भाव में किसी ग्रह को 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त हैं तो यह जानना चाहिए कि उस ग्रह की दशा में उस भाव से संबंधित विशेष फल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। आप इस चीजों को समझिए। मान लीजिए जैसे शुक्ला सर ने कहा कि सारे ग्रह अपने से 11वें भाव को सामान्यतः अंक देते हैं, शुभ अंक देते हैं। तो एक मोटा थंब प्रिंसिपल है अष्टक वर्ग का कि अगर आपके किसी भाव में, जो लोग ज्योतिष जानते हो, अगर उनकी कुंडली हो तो अपना अगर सामने रखे हो तो देख भी सकते हैं, जिस भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह हैं उस भाव से 11वें भाव में सर्वाधिक बिंदु होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके जिस भाव में या किसी कुंडली के जिस भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह होंगे उसके उस भाव से 11वें भाव में उस कुंडली में सर्वाधिक अंक मिलेगा आपको। यह एक थंब रूल है। हाँ, अगर कोई ऐसी कुंडली हो जिसमें एक जगह 3 ग्रह बैठे, एक जगह 3 ग्रह बैठे हैं तो फिर उनमें अंतर आएगा और दोनों के 11वें स्थान पे जाके आपको वो अंकों की तुलना आप कर सकते हैं। अब ये है कि मान लीजिए किसी के 11वें भाव में 40 अंक मिले हुए हैं और उसमें किसी ग्रह के पास केवल 3 अंक है, तो 11वें भाव का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन जब उस ग्रह की दशा या गोचर आएगी तो वो लाभ नहीं दे पाएगा जो उसको देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उसके पास 5 से अधिक अंक उस ग्रह के पास भी हों, जो भिन्नाष्टक वर्ग आपको बताता है कि उस ग्रह के पास उस भाव में कितने अंक हैं। अगर 5 से अधिक अंक हैं और वहां पे 30 से ऊपर अंक हैं, 35 है, 40 है, 37 है, 38 है, तो अब भाव भी बहुत बढ़िया है और जब भी वह ग्रह गोचर में या दशा में आएगा आपको अपना शुभ फल देकर जाएगा। सभी ग्रहों को जो अंक प्राप्त हैं उस अंकों को जोड़ने से जो अंक प्राप्त होते हैं, कहीं होते हैं 337 और कहीं होते हैं 386। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लग्न को हम अलग रखते हैं, केवल 7 ग्रहों के अंकों को हम लेते हैं। तो 7 ग्रहों के अंकों को जो आप जोड़ेंगे, बृहस्पति के 56, बुध के 54, शुक्र के 52, चंद्रमा के आगे आगे आपको स्लाइड में मिलेगा, चंद्रमा के 49, सूर्य के 48, मंगल के 39 और शनि के 39। जब आप सबको जोड़ेंगे तो इसका योग आएगा 337। और फिर लग्न की जो बिंदु है 29 बिंदु लग्न के पास है, जब वो जोड़ देते हैं तो हो जाता है 386। अब अष्टक वर्ग में जो हम बात कर रहे थे, आप देखिए अष्टक वर्ग में ग्रहों द्वारा दिए जाने वाले अधिकतम अंक, सूर्य के पास 48 है, चंद्रमा के पास 49 है, मंगल के पास 39 है, बुध के पास 54 है, बृहस्पति के पास 56 है, शुक्र के पास 52 है और शनि के पास 39। अब आप देखिए यह
चार्ट ही आपको बता देगा कि कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको सीधे दिख जाएगा कि बृहस्पति, शुक्र और बुध है, और उस क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा ये शुभ हैं। फिर अगर अशुभता के क्रम में आते हैं तो हम क्रूर मानते हैं सूर्य को, लेकिन सूर्य के पास भी 48 बिंदु है, लेकिन शुक्र और शनि के पास केवल 39 अंक। शुक्र बोल सॉरी, मंगल और शनि के पास केवल 39 अंक। अब इसमें एक चीज आती है कक्षा। जो लोग ज्योतिष पढ़े होंगे, अष्टक वर्ग पढ़ा होगा, उनको यह ध्यान होगा। अगर नहीं है तो मैं अभी आपको आउटलाइन दे देता हूं। जब आपको क्लास में जब आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में, जो भी विद्वान पढ़ाएगा तो इस चीज को आपको स्पष्ट करेगा। प्रत्येक राशि, चाहे कोई सी राशि हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नोमेनक्लेचर एंड देयर लॉर्ड, मेष से लेके मीन तक सब राशियों में शुरू के 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 45 मिनट तक शनि की कक्षा होती है। ये कक्षा का उपयोग क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यह जो है उनके स्लो से फास्टेस्ट के हिसाब से बढ़े हुए हैं। सबसे स्लोएस्ट ग्रह पहले है और सबसे फास्टेस्ट लास्ट में है। तो शनि की कक्षा सबसे पहले आती है, उसके बाद दूसरी कक्षा आती है बृहस्पति की सॉरी 3 डिग्री 46 मिनट से लेके 7 डिग्री 30 मिनट तक। उसके बाद कक्षा आती है मंगल की 7 डिग्री 31 मिनट से लेके 11 डिग्री 15 मिनट तक। उसके बाद आती है सूर्य की 11 डिग्री 16 मिनट से लेके 15 डिग्री तक। उसके बाद आती है शुक्र की 15 डिग्री 1 मिनट से लेके 18 डिग्री 45 मिनट तक। शुक्र के बाद आती है बुध की 18 डिग्री 46 मिनट से लेके 20 डिग्री 30 मिनट तक। उसके बाद आती है चंद्रमा की 22 डिग्री 31 मिनट से लेके 26 डिग्री 15 मिनट तक। और अंत में आता है लग्न का कक्षा, जो होता है 26 डिग्री 16 मिनट से लेके 30 मिनट तक। इस 30 डिग्री तक। इस तरह से आपकी पूरी राशि जो 30 डिग्री की है वो पूरी हो गई। इस तरह से उन ग्रहों को इस तरह से कक्षा में वो उस कक्षा में जब ग्रह के बिंदु है कि नहीं इसका विचार किया जाता है। अब सूर्य को मिले हैं 48 अंक। सूर्य उन अंकों को कैसे देते हैं? ठीक है, सूर्य शनि को देते हैं पहले भाव में देते हैं। अब इसकी गणना कैसे होती है ये भी समझने की बात है। इसमें गणना जिस ग्रह के लिए कर रहे हैं उसी ग्रह को लग्न मानते हैं, वहीं से गणना शुरू होती है। जैसे सूर्य, अगर हम शनि का प्रस्तारक बना रहे हैं और सूर्य से देख रहे हैं कि सूर्य कहां कहां अंक शनि को दे रहे हैं, तो उसके लिए पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 7वां, 8वां, 10वां और 11वां, 8 अंक सूर्य जो है शनि को देते हैं। बृहस्पति, यहां पे बृहस्पति जो है 5, 6, बृहस्पति को 5, 6, 9 और 11 में ही सूर्य अंक देते हैं। मंगल को 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, ये चार्ट डिटेल है, आप देख सकते हैं। इस तरह से सूर्य अपना अंक देते हैं। फिर उसके बाद चंद्रमा है, चंद्रमा के पास 49 अंक हैं। चंद्रमा देखिए शनि को 3, 5, 6, 11 में दे रहे हैं। बृहस्पति को बहुत सारे, इसलिए बृहस्पति से उनकी बहुत अच्छी मित्रता है, देखिए बहुत ज्यादा देते हैं। मंगल को दे रहे हैं, सूर्य को भी बहुत ज्यादा नहीं दिया उन्होंने, शुक्र और बुध को फिर उन्होंने दिया हुआ है। इसमें एक चीज आप और नोट करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि हर ग्रह 11वें भाव को, जैसा शुक्ला सर ने कहा, 11वें भाव देखिए, 11वां भाव करीब करीब सारे ग्रहों के अंक वितरण में आपको मिलेगा। ये चंद्रमा का हो गया, ये मंगल है, उसी तरह से मंगल का है।
मंगल के बाद बुध, बुध के 54 अंकों का वितरण है। देखिए, तो बुध के पास ज्यादा है तो बुध ज्यादा बांटते हैं, लेकिन बुध की बृहस्पति से नहीं बनती थी, बृहस्पति को केवल 4 ही भाव में देते हैं। और इस तरह से 54 बिंदु, बृहस्पति के 56 अंक आ गए आपके। इस तरह से बृहस्पति अपना 56 अंक का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। शुक्र के 52, शुक्र के 52 अंक, उनका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं आप। लेकिन एक चीज नोट कीजिए कि 11वें भाव को ऑलमोस्ट सारे ग्रहों ने दिया हुआ, ये शनि के अंक वितरण है। तो इस तरह से इन ग्रहों का अंक वितरण होता है। ठीक है, अब हम एक कुंडली लेते हैं और उस कुंडली को लेके हम फिर उस कुंडली को लेके फिर अपन चर्चा करते हैं उस पर। यह कुंडली है, आप सब लोग को दिखाई पड़ रही है? प्लीज अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड कीजिए। कुंडली दिख रही है सबको? दिख रही है सर जी। हाँ जी सर, दिख रही है जी, बहुत अच्छी तरह से। हाँ एक्चुअली सर क्या है, स्क्रीन बड़ा कर दीजिए, फुल स्क्रीन कर दीजिए। अब इससे बड़ा नहीं होगा। चलिए ठीक है। और एक्चुअली इसमें डबल डबल वो डला हुआ इनर आउटर, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए जी। आप देखिए, ये कुंडली है आपके वृषभ लग्न की, सबको दिख रहा है? जी जी सर। वृषभ लग्न में शनि लग्न में ही बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में केतु है, 5वें में शुक्र है, 6वें में मंगल है, 7वें में सूर्य और बुध है, 8वें में गुरु और राहु है, और 11वें में चंद्रमा बैठे हुए हैं। सो लिखा हुआ सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए तो बुध और शनि ये दोनों बकरी हैं, लेकिन सर्वाष्टक वर्ग में उनके बकरी होने से या मार्गी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका सर्वाष्टक वर्ग देखते हैं। एक्चुअली ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? हेलो, ये आप जहां मैं कर्सर रखा हूं ये दिख रहा है? जी दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये इनका सर्वाष्टक वर्ग है, ठीक है, ये इनका सर्वाष्टक वर्ग है। इनमें सारे बिंदुओं को, सारे ग्रहों के भिन्नाष्टक वर्ग के अंकों को जोड़ के बनाया गया है। प्रथम भाव को इनको 30 अंक मिले हुए हैं, दूसरे को 22 है, तीसरे को 35 है, चौथे को 36 अंक है, 7वें को 30, 5वें को 30 है, 6वें को 30 है, 7वें को 24, 8वें को 21, 9वें को 32, 10वें को 23, 11वें को 30 और 12वें को 24। ये इनका सर्वाष्टक वर्ग। लेकिन हम ये देखें कि जैसे हम अगर सूर्य को देखें, अब आप सूर्य पे आइए, ये इधर से तीसरा सूर्य का है, सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग। सूर्य ने लग्न में 5, सूर्य को भिन्नाष्टक वर्ग में लग्न में 5 बिंदु मिले हैं। यहाँ सूर्य दिया नहीं है, उसको जो मिले हैं वो लिखा हुआ। सूर्य ने अपने को भी दिए होंगे, लेकिन वो प्रस्तारक में दिखेगा, वो यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। यहाँ उनको कुल कितने अंक मिले, तो सूर्य को लग्न में 5 अंक मिले हैं, दूसरे में 3 आपको दिख रहा हो, तीसरे में 4, चौथे में 8 है, 5वें में 2, 6ठे में 4, 7वें में 3। अब देखिए इनके सूर्य 7वें भाव में ही बैठे हुए हैं, और 7वें भाव में सूर्य ने को केवल 3 बिंदु मिले हैं। 7वें में अगर इनके सूर्य गोचर करेंगे तो इनके लिए सूर्य का गोचर 7वें का बहुत शुभदायक
नहीं रहेगा। 8वें में 3, इस तरह से 9, 10, 11, 12 सब में 4-4 बिंदु है। इनका सबसे सूर्य का स्ट्रॉन्ग भाव जो है चौथा है, और चौथे में इनको 36 अंक प्राप्त हैं, 36 अंक, और यहाँ 8 अंक। तो जब भी चौथे भाव से सूर्य का गोचर होगा, चौथा भाव इनका सिंह राशि का आ रहा है, सिंह राशि में सूर्य जब भी आएगा, इनको चौथे भाव से संबंधित भवन, भूमि, वाहन, सुख, इसका इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य को, उस भाव को भी सबसे ज्यादा अंक हैं, और सूर्य के पास भी वहां पे सर्वाधिक अंक हैं। सूर्य चौथे भाव के लिए, इनके लिए मतलब गोल्डन प्लैनेट है। एक आप लोगों को मैं विशेष चीज बताऊंगा। आप ये चंद्रमा पे आइए, पहले चंद्रमा का पोजीशन देखिए, बताइए कौन से भाव में चंद्रमा है। देखिए, इंटरेक्टिव होगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, मैं अकेले बोलता रहूंगा कोई मतलब नहीं। आप सब लोग देख रहे हैं चंद्रमा कौन से भाव में है? एकादश लाभ भाव में है गुरुजी। एकादश भाव में, बिल्कुल ठीक है, उपमा मैथमेटिक बोले, एकादश भाव में, लाभ भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए, चंद्रमा का विनाशक वर्ग है ये। एकादश भाव में देखिए कितने अंक हैं चंद्रमा के पास, बताइए। दिख रहा आप लोगों को? नहीं दिख रहा तो मैं बताऊं। 7। चंद्रमा वहीं बैठा है, और वहां पे चंद्रमा को 7 अंक मिले हुए हैं। यह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है, और भाग्यशाली ही नहीं है, अपने लिए ही नहीं, अगर हम इनसे, अगर इनका सुबह, जैसे लोग कहते हैं कि हम आज इनका मतलब चेहरा देखे तो हमारा दिन बहुत अच्छा गया, अगर इस आदमी का चेहरा अगर सुबह देख लिया जाए, या यह आदमी हमको कुछ शगुन के रूप में कुछ दे दे, या हम शगुन के रूप में इस व्यक्ति को दे दें, तो हमारा उस दिन का दिन बन जाएगा। यह मैं सूत्र बता रहा हूं आपको। ये मतलब भाग्यशाली व्यक्ति होने का, और जिसमें यह शुभता है कि अगर उसके चेहरे को आप देखें, या उससे मिल लें, या उससे आप कुछ ले लें, या आप उसको कुछ दे दें, तो आपका दिन बन जाए। जिस व्यक्ति के चंद्रमा जहां स्थित है, अगर उसको वहां विनाशक वर्ग में 7 या 8 बिंदु मिले हैं, तो है आदमी अपने लिए, और साथ में जो भी व्यक्ति उसका चेहरा देख लेगा, या जो भी उससे कुछ ले ले सगुन के रूप में, या उसको कोई भेंट दे दे, उस आदमी का दिन बन जाएगा। ये कुंडली विशेष रूप से मैं चुन के और इस सूत्र को बताने के लिए आप लोगों के सामने इस कुंडली को रखा। अब हम और कुछ सूत्रों की बात कर लेते हैं। निशा मैडम, समय की कोई बाध्यता है? सर बिल्कुल नहीं, ये इतना शानदार बता रहे हैं आप कि समय शब्द पे तो ध्यान ही नहीं गया। अरे कोई शानदार नहीं, अब तो जो है मैं बता दे रहा हूँ। हम अब सर्वाष्टक वर्ग को देखेंगे। ये जो सर्वाष्टक वर्ग जो है, ये जहां हमारा कर्सर है, ये फर्स्ट वाला राइट साइड में जो 3-3 के एक बने हुए हैं, 3-3 चक्र बने हुए हैं, उसमें जो लेफ्ट का है, लेफ्ट मोस्ट है, ये ऐसे भी लिखा हुआ, यानी सर्वाष्टक वर्ग। ये सर्वाष्टक वर्ग पे आप लोग ध्यान दीजिए। इनका 10वां भाव में कितने बिंदु मिले हैं? अंक हैं 23, एकादश में है 30, और द्वादश में है 22। कोई विद्वान बता सकता है कि इसका क्या अर्थ है? हम पहले आपसे सुनना चाहेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। निशा जी नहीं बोलेंगी। सर दोबारा बोलेंगे पंडित जी, क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि इनके सर्वाष्टक वर्ग में 10वें भाव में 23 अंक है, एकादश भाव में 30 अंक है, और द्वादश भाव में 24 अंक है। इससे हम क्या निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं?
सर इसको कुंडली बहुत ही फलित कुंडली है ये, भाग्यशाली जो याची है उनकी कुंडली है ये। नहीं, वो भाग्यशाली तो ठीक है, लेकिन सर, इससे हम इसका क्या मतलब इनका सर, इसका इनकम मतलब से बहुत कम ही खर्चा एक होगा। एक एक करके जितने कर्म बोलो। करते हैं कर्म से ज्यादा लाभ होता है। जी। जितना कर्म कम करते हैं उससे ज्यादा लाभ ही नहीं होता, और खर्चा भी मतलब जो लॉसेस है कम है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये था, ये सूत्र है, यह जो है अष्टकवर्ग का सूत्र है कि दशम से अगर एकादश में अंक ज्यादा हैं तो आप जितना परिश्रम करेंगे उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो अगर यह आदमी अपना 23 एफर्ट लगाता है तो उसको रिटर्न कितना मिलता है? 30 रिटर्न मिलता है। तो ये तो कमाई हो गई। अब खर्च, तो ये 30 कमा के केवल 24 खर्च करते हैं, ठीक है। तो इस सूत्र को लेके आप लोग अपनी कुंडली में, या जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर उनके पास क्लाइंट आता है तो इससे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जातक को अपने परिश्रम के अनुपात में कितना लाभ होगा और उस लाभ में से कितना अपने पास रख के कितना खर्च कर पाएगा। यह एक सूत्र आपको मिल गया, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ूं? जी बिल्कुल सर। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये जानना चाहें कि इस आदमी का साल कैसा है, यह वर्ष कैसा है, जिनकी ये कुंडली है उनका जन्म का वर्ष है 1972 और अभी नवंबर का ही जन्म है। आप जैसा सूर्य की स्थिति देख रहे होंगे, हैं, सूर्य वृश्चिक राशि में है और अभी बीता है सूर्य, अभी 18 नवंबर को उनका जन्मदिन बीता है, ठीक है। तो अभी वो उनके 50 वर्ष पूरे हो गए और 51वें वर्ष में 51 ईयर में वो उन्होंने प्रवेश किया है। तो आप लोगों ने, आपको मालूम होगा कि ये एक एक भाव एक एक वर्ष अगर हम मानते हैं तो यहाँ 12वां, 24वां, 36वां, 48वां साल आता है। तो 48, 49, 50, 51, उनका तीसरा भाव इस साल एक्टिव है, ठीक है। ये भाव गया, ये भाव एक्टिव हुआ, तीसरा भाव। तीसरे भाव में देखिए कितने बिंदु हैं, अंक कितने हैं, कितने अंक हैं बताएं कोई? बालकिशन जी बताएंगे? सर 35 है। 35 है। 35। हाँ, और पिछले साल उनको कितना था द्वितीय भाव में? 22। 22। तो इसके कंपैरिजन में वर्ष कैसा रहेगा? ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो इनका यह जी। वर्ष बहुत शानदार रहने वाला है। पिछले साल बहुत सारे परेशानियों का सामना किया होगा उन्होंने, लेकिन यह वर्ष जो उनका शुरू हुआ है 18 तारीख से, यह एक वर्ष उनके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। अब किस ग्रह के गोचर में होगा, किसके दशा में होगा, उसके लिए हमको यहाँ भिन्नाष्टक वर्ग में आना पड़ेगा। उसके लिए हमको कहाँ आना पड़ेगा? भिन्नाष्टक वर्ग में। है तो सूर्य ने केवल 4 ही अंक दिए हैं, 100 है, नॉट सो गुड, नो सो बैड। चंद्रमा ने 5 दिए हैं। तो चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा जब भी उस स्थान से गोचर करेगा इनको लाभ मिलेगा। दशा भुक्ति में जब आएगा तो लाभ देगा। मंगल ने केवल 3 ही दिए हैं, मंगल परेशान करने वाला है। बुध ने 5 दिए हैं, तो लिखने पढ़ने का काम, बुध से संबंधित जो काम है उसका भी लाभ इनको मिलेगा। गुरु के लिए शानदार वर्ष है, देखिए 7 अंक गुरु ने दिए हुए, शुक्र ने 6 अंक दिए हैं। तो ये कितना शानदार वर्ष है इनके लिए। यह वर्ष इनके लिए शुक्र और मतलब सारी सुख सुविधाओं के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान देने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, यह शानदार वर्ष इनके लिए रहने वाला है। शनि भी यहाँ पे 5 अंक शनि को भी प्राप्त हैं, तो शनि को 5 अंक प्राप्त हैं, तो शनि से संबंधित परिश्रम भी ये करेंगे और उससे लाभ भी मिलेगा। तो आप केवल
ये देख के कि किस भाव में कितने अंक हैं और प्रत्येक भाव को जन्म से आप वर्ष मानते हुए वहां तक आएंगे काउंट करके, तो आप इससे बता सकते हैं कि आने वाला आपका वर्ष कैसा रहने वाला है। गुरुजी मेरे को अभी ये समझ है कि तीसरा भाव हम कैसे है? एक आदमी बोले जी, बाकी लोग अनम्यूट, बाकी लोग म्यूट कर लें, एक आदमी अनम्यूट करके बोले, बोलिए। हाँ गुरुजी मेरे को बस ये समझना था जी तीसरा भाव हम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा आप अनम्यूट करके फिर पहले म्यूट कीजिए फिर अनम्यूट कीजिए। अच्छा सर। हाँ बोलिए बोलिए विजय गुप्ता जी बोलिए। हाँ गुरुजी जैसे जो आपने तीसरा भाव चुना वो कैसे आया, वो थोड़ी दोबारा समझा दीजिए। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर मेरे को नहीं आ रही, मैं क्षमा चाहूंगा। अच्छा गुरुजी ये जो कोई अगर कोई दूसरा विद्वान बता सके कि ये क्या पूछ रहे हैं तो मैं उसको स्पष्ट कर सकूं। अगर कोई दूसरा विद्वान ये हमको स्पष्ट कर दे कि गुप्ता जी क्या जानना चाह रहे हैं, तो मैं इसको फिर अपने तरफ से उसको जहां तक संभव है स्पष्ट करने का प्रयास करूं। गुरुजी मैंने इसमें आपके पास टीवी चल रही है क्या? नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं है, शांति है। नहीं वॉल्यूम ज्यादा है आपका, इसका कंप्यूटर का तो वॉल्यूम कम कर लें आप, क्योंकि आवाज साफ आ ही नहीं रही है आपकी। अच्छा एक बात अब बोले। हाँ इसमें जो तीसरा भाव से आपने जो रीडिंग करी है उसका आधार क्या है, पढ़ रहे हैं ये समझ चाह रहा हूँ। तीसरा भाव से क्या पूछना चाह रहे हैं? तीसरा भाव हम क्यों पढ़ रहे हैं आज की डेट में, ये समझ रहा हूँ। तीसरा भाव मतलब देखिए इनकी आयु है 48 वर्ष हो गई। ओके। ये 49 हाँ जी। ये 50। हाँ अभी 50 कंप्लीट हो गया। 51 इनका 18th से रनिंग हो रहा है, तो थर्ड हाउस आ गया ये। नहीं जैसे ये 22 और तीसरे 52 नहीं हुआ जी? पहले भाव में 22 है, 52 नहीं है। आपकी आवाज साफ आ ही नहीं रही है, सॉरी। अच्छा सॉरी। और कोई विद्वान कोई क्वेश्चन हो कि आगे बढ़ूं? ये पूछना चाह रहे हैं कि के वर्ष लिए गिनती कैसे करते हैं? एक आदमी बोले जी, पाठक जी। हाँ ये पूछना चाह रहे हैं वर्ष की गिनती कैसे होती है, कैसे वर्ष हम गिनेंगे कि कौन सा वर्ष चल रहा, कौन सा भाव देखें? वर्ष के लिए आपको लग्न से शुरू करना है और एक एक वर्ष मान के चलना है। 0 से जब 1 वर्ष की हुए तो पहला भाव था। ये जब आपका पहला वर्ष कंप्लीट हुआ, पहला से लेके दूसरे वर्ष तक दूसरा भाव, इस तरह से आप गिनते हुए आएंगे। तो जब आपका 12वां वर्ष चलेगा तो ये भाव आएगा, 12वां भाव। तो 12, 24, 36, 48 यहां हो गया 12वें भाव पे। लग्न फिर आपका हो गया 49 और दूसरा भाव हो गया 50, तीसरा भाव आ गया 51। क्लियर? गुरुजी ये वर्तमान समय पे भाव या जो दशाएं वो देखने के लिए ये चार्ट बनाएंगे कैसे, ये इम्पोर्टेंट है समझना। ये हमने एक कुंडली जो आपने बनाई थी उसका जो भी डिटेल था उसको लेने के बाद, लेकिन वर्तमान में आपने बताया कि उसकी उम्र 52 वर्ष है, तो हमने तीसरा भाव लेके उसके हिसाब से हमने गणना कर ली। लेकिन जो साइड में आपने जो बनाया हुआ है इसको लेके, वो कैसे बनेगा? क्या कुंडली? ये जो चार्ट बने हैं सर्वाष्टक वर्ग वाले? जी यहाँ वर्तमान परिस्थितियों को गणना करने। देखिए नहीं, ये तो क्या है, ये जो जन्म के समय चार्ट है ना, चार्ट के हिसाब से बना हुआ है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है? अच्छा ये जन्म के समय बना होता है। ये जो जन्म के समय की ग्रह स्थिति है उसके अनुसार ही ये सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग बने हुए हैं। और ये पूरी जिंदगी आपका यही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी। ठीक है? अब इसके आधार पे आपको फलित करना है। तो जब आप मान लीजिए कि फर्ज कीजिए किसी व्यक्ति को सपोज कीजिए बृहस्पति की महादशा है और हंस योग बना हुआ उसकी कुंडली में, उच्च का बृहस्पति है। ठीक है? और उसको उसका फल नहीं मिल रहा है,
तो आपको उसके लिए इसकी सहायता लेनी है सर्वाष्टक वर्ग की। ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस भाव में बृहस्पति स्थित है जन्मकालिक स्थिति में, उस भाव में कितने अंक हैं और बृहस्पति को कितने अंक मिले हुए हैं। अगर वहां 28 से कम अंक हैं तो वह भाव उतना फ्रूटिफाई नहीं होगा, और बृहस्पति को 4 या 4 से कम अंक मिले हैं तो बृहस्पति भी अपना शुभता का प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ठीक है। और ये जो बनाने की बात है, ये बनाना बहुत कमबरसम काम है, और एक कुंडली के ये पूरे प्रस्तारक, भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक वर्ग अगर आप हाथ से बनाएंगे तो 4 से 5 घंटा लगेगा, और उसमें गलती होने की संभावना भी बहुत है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं आज की तारीख में कि हम लोगों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल है जो कि मिनटों में सारी गणना करके हमको दे देता है। जब विस्तार से क्लास होगी और अगर मुझे या जो भी विद्वान पढ़ाएगा वो कम से कम आपको 1-2 ग्रहों का विनाशक निकाल के आपको जरूर बताएगा कि कैसे उनकी गणना की जाती है, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है। सीखना बहुत जरूरी है। अपने हाथ से जब तक आप बना के नहीं सीखेंगे तब तक बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती। वो जब आपका डिटेल क्लास होगा, डिटेल क्लास में ही वो संभव है। वो 1 घंटा और 50 मिनट के क्लास में, ये तो एक जस्ट इंट्रोडक्टरी है, और हमने आपको जस्ट टिप्स ऑफ द आइसबर्ग 2 चीजें बता दी कि दशम एकादश को देख लीजिए तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आदमी मेहनत करके लाभ कमाएगा कि मेहनत ही करता रहेगा, इसको लाभ नहीं मिलेगा, दाल रोटी के लिए संघर्ष करता रहेगा। दूसरा, हमने एक चीज आपको और बता दी जो बहुत महत्वपूर्ण है और शायद आपको बाकी जगह नहीं मिले, हाँ, कहीं डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, कि आपको ये आदमी भाग्यवान है कि जिसका मुंह देखेंगे तो हमारा दिन ठीक हो जाएगा, जिसका चेहरा देखने से। हमने यह सूत्र आपको बता दिया कि चंद्रमा जहां स्थित है और चंद्रमा को उस भाव में उसके भिन्नाष्टक वर्ग में 7 बिंदु से अधिक मिले हैं, 7-8 तो में अधिकतम होता है, 7 या 8 बिंदु मिले हैं, तो आदमी बहुत ही भाग्यशाली है। और अपने लिए ही नहीं, वह समाज के लिए भी भाग्यशाली है। उसका जो मुंह देख लेगा या उससे कोई शगुन ले लेगा या उससे कोई शगुन दे देगा, उसका दिन बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इससे बाकी बहुत सारी गणनाएं होती हैं, जैसे इसमें एक सूत्र है कि आप शनि से लग्न तक के अंक को गिनिए और लग्न से शनि तक के अंक को गिनिए, उनको जोड़िए। हैं, जोड़ के आप देखिए कि इस आदमी के जीवन में कब कब परेशानी आने वाली है। इससे आप विवाह भी निकाल सकते हैं कि उसका विवाह कब होगा। विवाह कैसे निकालेंगे? विवाह कैसे निकालेंगे? त्रिपाठी जी, ये 1 घंटे के क्लास में संभव नहीं है, इसमें समय लगेगा। है, आप जानते हैं कि उसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी है। ठीक है। उसी तरह से इसकी नौकरी कब लगेगी ये भी आप बता सकते हैं इससे। हैं, 1957 में CS पटेल ने एक डिटेल पुस्तक लिखी अष्टक वर्ग पे, उसमें पूरा डिटेलिंग है आपको अष्टक वर्ग के बारे में। और मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहूंगा, शुक्ला साहब से भी और निशा मैडम से भी, क्योंकि मुझे शॉर्ट नोटिस में ये क्लास की तैयारी करनी पड़ी। तो अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो या कोई चीज ऐसी रह गई हो जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं तो आप सब लोग मुझे क्षमा करेंगे। हैं, अब मैं फ्लोर आप लोगों के लिए ओपन करना चाहता हूं। अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो जिसका उत्तर मैं देने में सक्षम हूं तो आपका स्वागत है, लेकिन एक एक करके पूछें। सर, सबसे पहले तो ये बात है कि ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि कोई भी कमी रही, और ये तो आपकी बहुत बड़ी विद्वता है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने विषय को इकट्ठा किया, अपने दिमाग में उसके पॉइंट्स को कलेक्ट किया। क्योंकि किसी विषय को हम जानते हैं और उसको उपयोग करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उसी विषय को एक्सप्लेन करके दूसरों को बताना, ये एक दूसरी बात है। और इसके साथ आपने बहुत अच्छा जस्टिस किया है, इतना शानदार आपने बताया है कि इस 1 घंटे में इससे ज्यादा अच्छा बताया नहीं जा सकता था। मैडम, एक बात और
एक बात और कहना जी चाहूंगा मैं। हाँ, जी सबसे पहले मैं आपसे अपना क्षमा प्रार्थना, चूंकि आप एक टीचर हैं, हैं, सर। और आपकी मेरी भी टीचर रही हैं, तो मैं सबसे पहले अपना क्षमा प्रार्थना सबमिट करते हुए कह दूं, आपने कहा कि शॉर्टकट, आपने जो अपना इंट्रोडक्टरी दिया वक्तव्य, उसमें आपने कहा कि कुछ शॉर्टकट तरीके निकाले गए। एक्चुअली ये जो अष्टक वर्ग है शॉर्टकट तरीका नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ग्रहों की स्थिति को लेके बहुत भ्रम है। जैसे आपने कहा कि उच्च का है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसके पास है, सडबल भी उसको प्राप्त है, फिर भी अच्छा फल नहीं दे रहा है। तो उसको प्रिसाइजली मैथमेटिकल वैल्यू देके एक मैथमेटिकल जी वैल्यू देके उसको जी एक्सप्लेन करने के लिए ये अष्टक वर्ग का, और ये अष्टक वर्ग नया नहीं है, इस पे तमाम मनीषियों ने और ऋषियों ने काम किया है। पराशर जी ने बृहद्होरा शास्त्र में इसको स्थान दिया हुआ है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जी एक सांगोपांग वो है, विधा है, अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट है ये। कंप्लीट है। और इसको अगर अपन कुंडली रख के और हम बढ़िया से अगर करके देखें तो इससे बहुत जी सारी चीजें आपको जी प्राप्त हो सकती है। जैसा मुझे मालूम है जी कि CS पटेल साहब ने, CS पटेल साहब उनके शिष्य का स्टेटमेंट है कि जी CS जी पटेल साहब ने अपनी बेटी के बारे में, उनकी एक बेटी थी जिसको बहुत मानते थे, उस बेटी के बारे में उन्होंने बताया था कि फलाने दिन को उसको हार्ट अटैक होगा, उस दिन हार्ट अटैक हो गया था उसको। उनका कहना था कि इसके अधिक ग्रह जो हैं उस भाव से गोचर कर रहे हैं जिसमें 19 से कम बिंदु है, 19 से कम अंक है। जी सर। सर ट्रांजिट को देखने के लिए बेस्ट तरीका है, और बिल्कुल सही बात है, बहुत सटीक हाँ, रिजल्ट इससे अच्छा, आपने मिलते हैं। ट्रांजिट वाली बात की तो मैं इसमें 2 मिनट समय और ले लूं। जी सर, सर बिल्कुल। मैंने बीच में प्रयास किया था, शायद ये अपने ग्रुप में भी मैंने डाला था, कि कौन सा ग्रह किस कक्षा में गोचर कर रहा है। ये किस तरह का मैंने डाला था, डेली जो डेली लोग पंचांग डालते हैं, तो हमने कहा कि पंचांग डालने से बढ़िया है कि हम उसको कक्षा डाल दें कि आज ग्रह कौन सी कक्षा में गोचर कर रहा है। तो बहुत अगर अच्छा। इससे उस कक्षा को लेके और अपना प्रस्तारक वर्ग लेके आप बैठ जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा आज का दिन कैसा रहने वाला है। अच्छा, प्रस्तारक वर्ग में भी और कक्षा में भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि शनि, चूंकि शनि 3 डिग्री 45 मिनट शनि को तय करने में करीब 3 महीना, पौने 4 महीना समय लगता है, क्योंकि 1 महीना में शनि 1 डिग्री चलता है, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है। कभी कम भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है, अतिचारी होता है, मंद हो जाता है, बकरी हो जाता है, सारी चीजें हैं। लेकिन करीब अगर मोटा मोटी माने तो 3.5 से पौने 4 महीना लगता है। तो एक कक्षा में शनि 3 पौने 4 महीना रहेगा। बृहस्पति 1 डिग्री चलने में बृहस्पति को लगता है 12 दिन। तो 3 डिग्री 45 मिनट चलने में उसको 12 36 और 9 45 दिन उसको लगेंगे। तो अगर आपने कक्षा पकड़ लिया फर्स्ट डे तो 45 दिन बृहस्पति उसी कक्षा में रहने वाला। अगर वहां पे उसने बिंदु दिया है तो बृहस्पति की सुविधा आपको उस 45 दिन रहेगी। उसी तरह शनि जिस स्थिति में है उसका फल आपको 7.5 होने के बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, 7.5 होने के बाद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और हम लोग 7.5 का नाम सुन के सर पिटना चालू कर देते हैं। जी इसलिए कि उनके सर्वाष्टक वर्ग में शनि ने जहां से गोचर कर रहा है उसने अधिक बिंदु दिए हैं। तो हम अगर इसको लेके चलें तो हम राहु की दशा से, शनि की दशा से, शनि की 7.5 से, शनि की 2.5 से हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम प्रिसाइजली, और हम बुध, शुक्र, चंद्रमा को लेके हम प्रिसाइजली ये तय कर सकते हैं कि हमारा आज का दिन कैसे रहने वाला है। करेक्ट। जब मैंने डालना शुरू किया तो हमारे एक भोपाल के बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, निशा मैडम भी जानती हैं और शुक्ला सर भी जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ कैसे है। हमने कहा कि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप अपनी कुंडली डालिए। उन्होंने कुंडली डाली, मैंने उसमें सारे ग्रहों की लिखी। हमने कहा कि आज आप में भरपूर ऊर्जा रहेगा और आप साहस से भरपूर रहेंगे, लेकिन पत्नी के साइड से थोड़ा सा आपको परेशानी होने वाली है। तुरंत उनका मैसेज आया, वो स्पोर्ट्समैन है, उनकी उम्र 70 साल है,
लेकिन आज भी डेली सुबह 6:30 बजे बैडमिंटन खेलने जाते हैं। उनका आया कि आज जो है भरपूर जोश था खेल में और मैंने पूरी अपनी वो दिखाई, लेकिन पत्नी का मूड आउट ऑफ ऑर्बिट है। तो इस तरह जी। से अगर आप इसको लेके अगर अपनी राशिफल निकालते हैं पर डे का, तो आप बहुत ही सटीक रूप से उसको कर सकते हैं। हाँ, आप ये भी देख सकते हैं कि आज हमको कोई सरकारी काम करने जाना है, अगर सूर्य जिस कक्षा में गोचर कर रहा है उसने अगर बिंदु दिए हैं तो आप बेधड़क जाइए, आपका सरकारी काम हो जाएगा। तो इस तरह से इससे बहुत सारी चीजों को निकाला जा सकता है, समझा जा सकता है। बहुत ही श्रेष्ठ विधा है और पराशर जी सहित तमाम श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है। तो फिर अगर मौका मिला कभी विशेष क्लास में, विशिष्ट जब क्लास होगा उस टाइम अगर मौका मिला तो मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। अभी मैं अपने शब्दों को ही विराम दूंगा और आप सब लोगों को पुनः प्रणाम। ऋषि शुक्ला साहब को और निशा मैडम को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। सबसे पहले तो मैं अपने साथियों को यह भी बता दूं कि आज ये क्लास कोई और विद्वान लेने वाले थे और वो पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन अचानक किसी इमरजेंसी के कारण उनको बाहर जाना पड़ गया। बट हमने क्लास ऑलरेडी अनाउंस कर रखी थी, ये सेशन अनाउंस कर रखा था, हम क्लास ना कहें इसको, ये सेशन है। तो इसका अरेंजमेंट की जिम्मेदारी श्री राव सर ने ली, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स सर ने तैयारी किया इसको और बहुत अच्छी तरह से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो सर के लिए एक बार क्लैपिंग्स तो हो ही जाएं, भले ही आप लोग म्यूट हैं, कोई बात नहीं। जी सर, इतना अच्छा आपने बताया और ट्रांजिट के हिसाब से भी बताया, लेकिन मैं अपने दर्शकों को जो नया सीख रहे हैं अभी ज्योतिष में, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि अभी अपने ऊपर अप्लाई मत करिए जब तक आप बहुत ज्यादा इसको नहीं जानते हैं, वरना तो अभी परेशानी हो जाएगी। उनको पता चला मेरे तो 10th हाउस में कम पॉइंट है और यहाँ से कौन सा ग्रह आ रहा है, खाली इतने से समझना थोड़ा मुश्किल है। हमको भाव के एट्रीब्यूट्स को समझना पड़ेगा, ग्रहों के एट्रीब्यूट्स को समझना पड़ेगा, तब हम इसके साथ या इस विधा के साथ पूरी जस्टिस कर पाएंगे। अष्टक वर्ग जो मेथड है ये अपने आप में कंप्लीट है और बहुत बहुत अच्छा मेथड है। और जिस समय हम रेगुलर क्लास लेंगे, जो हम क्लासेस की बात आजकल कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में चल रहा है, ये क्लासेस भी हम बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, काफी एक लंबी लिस्ट बन गई है, अबाउट 50 मेंबर्स हो गए हैं वो, और उसके लिए हमारे एक साथी हैं, सहयोगी हैं, वो मैडम ग्रुप भी बना रही हैं और वो ग्रुप ऑलमोस्ट बन गया है, बहुत सारे लोग उसमें ऐड हो गए हैं और जो नहीं हुए हो जाएंगे। हम लोग जल्दी ही क्लास लेंगे और हमारे एस्ट्रोवर्स के बहुत सारे विद्वान उस क्लास में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और उस क्लास के बाद मैं श्योर हूं कि एस्ट्रोवर्स से निकला हुआ विद्यार्थी बेहतरीन ज्योतिष बनेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो ये हम क्लासेस रेगुलर देते रहेंगे। आज की अष्टक वर्ग क्लास में सर ने जिस तरह से प्रोफेशन का बताया, जिस तरह से लग्न के पोटेंशियल को बताया, जिस तरह से ट्रांजिट को बताया, अभी तो आप ये समझिए कि ये 5% भी नहीं है। जब आप इसको पूरा सीखेंगे तो आपको लगेगा कि एक एक बात जैसे सटीक बैठ रही है आपके चार्ट में। तो जैसे लग्न को तकलीफ देने का काम अष्टम भाव करता है, जनरली ये माना जाता है ज्योतिष में, तो इसी तरह से हर भाव को तकलीफ देने का काम भी उसका 8वां भाव करेगा। और कई लोगों के सवाल होते हैं कि हम कौन सा काम करें, किस तरह का बिजनेस करें या किस तरह के हम जॉब में जाएं जिसमें हमको सफलता हो मिलेगी। इसका जवाब भी अष्टक वर्ग देता है, बहुत अच्छी तरह से देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें हम आगे की क्लासेस में लेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सर, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल रख के फिर इसको प्लीज करते हैं। हमारी लग्न का जो भी पोटेंशियल है, हम उसको पोटेंशियल तब बोलते हैं जब हमको जीवन में क्या क्या हासिल होता है, उसको हम डिफाइन कर पाते हैं। और जो हमको हासिल होता है उसमें सहयोग होता है 11th हाउस का या लाभ भाव हम जिसको बोलते हैं उसका। तो व्यक्ति अगर कभी देखें कि लग्न का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो उसका मिलने वाले 11th भाव को उसका लाभ भाव बोलते हैं। ऐसे ही हर भाव से उसके 11th भाव को लाभ भाव बोलेंगे। अगर आपको कभी अपने कर्म के लिए ऐसा लगता है कि हमारे कौन से भाव में पोटेंशियल है जो हमको लाभ दे सकता है,
आप अष्टक वर्ग में उसके नंबर देखिए, जिस भाव में सबसे ज्यादा नंबर हैं वो भाव कौन से भाव से 11th बन रहा है। जिस भाव में सबसे ज्यादा नंबर हैं वो भाव कौन से भाव से 11th बन रहा है। तो जिस भाव से वो 11th बन रहा है उस भाव के से संबंधित, उस भाव के कारकत्वों से संबंधित अगर हम काम करते हैं तो उस काम में जीवन में सफलता मिलना ही मिलना है, तय है ये बात। तो इसी तरह के बहुत सारे सूत्र हैं जो आगे हम क्लासेस में शेयर करेंगे। किसी को अगर कोई सवाल है तो लास्ट में हम 2 मिनट्स और ले सकते हैं, उसके बाद क्लोज करेंगे। पाठक साहब से मैं कुछ कहूँगा, चाहूंगा कि कुछ उनका इस पे आशीर्वाद मिल जाए मेरे को, या कुछ टिप्पणी मिल जाए। श्री पाठक सर अनम्यूट करिए। राहुल सर तो गागर में सागर भरे हैं। अभी जो क्या कहते हैं, हम लोगों का प्यास बढ़ी है और ज्यादा सीखने की। और जैसे अगला क्लास जो इसके ऊपर, जैसे अपने क्लास जब होंगे तो उसमें तो चीजें सिखाई जाएंगी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो राव साहब ने बताई, और मेरे विचार भी उनसे पहले भी हमारी बात हुई है कि गणित बहुत जरूरी है। जब तक इसकी गणित नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये पूरा मैथमेटिकल ही है, तो जो लोग केवल जो है लग्न कुंडली से और तमाम जो है षोडश वर्गा से फलादेश कर देते हैं और अष्टक वर्गा को नहीं देखते, उनका सटीक जो है कभी भी फलादेश पूरा सटीक नहीं हो पाता है। तो सटीक फलादेश करना है तो राव साहब की मंत्र लीजिए, मंत्र मानिए और इसकी गणित पूरी समझिए। तो पूरी गणित समझ लेंगे तो फिर आपके जो भी सूत्र यहाँ बताए जाते हैं उनको अप्लाई करने में बड़ा अच्छा प्रभाव होगा। और 2-3 चीजें जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र दिए हैं उनका प्रयोग तो जरूर किया जाएगा और आगे की बहुत सारी चीजें भी सीखी जाएंगी। तो अभी तो ये लोगों को मन में जिज्ञासा जो है बढ़ी है, प्यास बढ़ी है। अब यह प्यास बुझाने के लिए तो आप लोगों को ही जो आगे बढ़ना पड़ेगा। निशा मैम है, राव सर है और भी विद्वान है, अष्टक वर्गा पर काफी अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आज की क्लास में जो राव साहब ने जो ज्योति जगाई है या मसाल आगे भी आगे बढ़े, हमारी बस यही प्रार्थना और शुभकामना है। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और आप तो स्वयं ही बहुत श्रेष्ठ विद्वान हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे भी बहुत चीजें हम लोग को प्राप्त होगी हैं। और आपने जो गणित सहयोग करेंगे सर, आपने जो गणित की बात कही, मैं निशा मैडम की अनुमति से, एक पुरानी कहावत है, शायद पुराने लोगों को मालूम होगा, नया ज्योतिषी वैद्य पुराण। नया ज्योतिषी वैद्य पुराण। नया ज्योतिषी का मतलब क्या है? अगर वह आदमी यंग होगा तो गणित उसकी बहुत अच्छी होगी, तो इसलिए नया ज्योतिषी कहा गया। और अगर वो वैद्य है तो उसके पास अगर पुराना होगा तो अनुभव बहुत होगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा नया ज्योतिषी वैद्य पुराण। इससे गणित तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गणित तो ज्योतिष का बैकबोन है। तो अपन इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद निशा मैडम। सर बिल्कुल सही बात है, गणित के बिना तो ज्योतिष एकदम अधूरा है अगर हमको गणित का ज्ञान नहीं है। यहाँ भी किसी ने प्रश्न उठाया था बीच में कि ये जो बिंदु हमने बनाए दिखा रहे हैं, ये बिंदुओं को हम बनाएंगे कैसे। बिल्कुल वाजिब सवाल है उनका, और इस सवाल का जवाब हम अपनी क्लासेस में देंगे, जो रेगुलर क्लासेस होंगी उनमें देंगे कि हम इन बिंदुओं को निकालेंगे कैसे। ये अलग बात है कि आज हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है जो इनको रेडीमेड दे देता है, हमारा समय नहीं जाता। लेकिन ये बहुत ही कम्बरसम और टेडियस प्रोसेस है इनके नंबर्स को कैलकुलेट करना, और काफी टाइम लगता है इसको करने में। इस वजह से शायद बहुत पहले के समय लोगों ने इस पे ज्यादा काम नहीं कर पाया और कुछ ये चल नहीं पाया। लेकिन जब से ये कंप्यूटर सिस्टम आया है उसके बाद से तो काफी इसका उपयोग बढ़ा है, और जैसे जैसे ये इसका नॉलेज लोगों के बीच में जाएगा, इसका उपयोग इतना शानदार है कि लोग फिर इसके बिना फलित नहीं कर पाएंगे। तो ये गणित तो सर जरूर है, बताना बिल्कुल जरूरी है, मालूम होगा तो बिल्कुल हम क्लासेस में बताएंगे अपनी में। यहाँ पर कोई और भी एक सवाल पूछने वाले थे, उन्होंने हाथ रेज किया था। चलिए सर कोई बात नहीं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई विद्वान फीडबैक देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं? बहुत सारे लोग अभी भी हमारे साथ हैं।
राय साहब का जो उन्होंने बहुत आसानी से विस्तृत जानकारी जो अष्टक के बारे में दी, उसके लिए राव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। क्योंकि ये शुरुआत है, हमारे कई साथी ऐसे हैं जो अभी शुरुआती जानकारी लेना चाह रहे हैं, उनमें से मैं भी हूँ। इसलिए बहुत ज्यादा गहन समझ नहीं आया, लेकिन जितना विस्तार से समझाया और एक कुंडली को लेके जो उदाहरण के रूप में उनको बताया, उसमें कुछ जरूर समझ में आया। इसलिए मैं राव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ कि आगे भी उनका मार्गदर्शन इस विषय ज्योतिष में क्लासेस के माध्यम से और ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो वो अपना विचार व्यक्त करते हैं, वो हमें मिलता रहेगा। तो इसके लिए राव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, निशा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्ला सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद। उपमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? रीता खन्ना जी। जी मैम, बहुत बढ़िया सेशन था और बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छे तरीके से सर ने समझाया है। एंड थैंक्स मैम, आप बहुत अच्छा सेशन देते हैं, जब भी आप करते हैं अरेंज तो बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव होता है और थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बताते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मतलब लेते हैं आप, पिन पॉइंट करते हैं, बहुत बढ़िया होता है जी। थैंक यू सो मच मैम। आज तक आपने जितने भी सेशन किए हैं मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। ओके मैडम प्रज्ञा सिंह मैडम, प्रज्ञा सिंह मैडम है या निकल गए? मैं उपमा तिवारी, हाँ, उपमा जी। मैं जी निशा मैम, आपको एच.एन. राव सर, पाठक सर और ऋषि शुक्ला सर जी को, आप सब लोगों को मतलब शब्दों द्वारा तो हम आभार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब हाथ जोड़ करके कर रहे हैं, आप देख तो नहीं पा रहे क्योंकि वीडियो ऑफ है, लेकिन बहुत बहुत आप लोगों का आभार। और हम ये कहते हैं हमारा सौभाग्य है कि हमें ये एक पटल मिला है, आप लोगों के साथ हम जुड़ पाए हैं। और इतना सुंदर, मतलब जो भी सेशन हम लोग ज्वाइन करते हैं उसमें इतना अच्छे से, एक तो सारा टॉपिक जो भी होता है उसको बेसिक से डिस्कस किया जाता है। मतलब ये एक्सपेक्टेशन आप लोग नहीं रखते हैं कि किसी को भी कुछ आता होगा, तो मतलब हम लोग जैसे जो बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है, उन्हें भी क्लैरिटी मिलती है। तो ये आप लोगों का जो ये तरीका है, मुझे मतलब ये सबसे ज्यादा रुचिकर लगता है। और फिर एक जो सस्पेंस और एंड नोट पे आप लोग छोड़ते हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बढ़िया बात है कि एक मतलब रुचि और जिज्ञासा बन जाती है कि अच्छा इसको मतलब अभी और विस्तार से समझना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, तो इसको बनाए रखिए। और हम लोग एक बार इसी जिज्ञासा के साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद रखते हैं कि और भी इसमें हमें आगे ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सही है मैडम, लंबे रिश्ते के लिए ये जरूरी है और हम सदैव के लिए जुड़े हैं। जी मैम, सस्पेंस बिल्कुल बनाए रखना लंबे रिश्ते के लिए जरूरी है। जी, धन्यवाद मैम। जी सर, आज के लिए काफी है। अब हम लोग बहुत जल्दी ही मिलेंगे और रेगुलर क्लासेस तो स्टार्ट करने ही वाले हैं। क्लासेस का ओरिएंटेशन इसी वीक में रखेंगे और बाकी के सेशंस तो हमेशा ही होते रहेंगे हमारे ग्रुप के लिए। जो हमारा एस्ट्रोवर्स परिवार बन गया है, इस परिवार के लिए सेशंस होते रहेंगे और जो सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए क्लास जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए यही विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत नमस्कार मैम, धन्यवाद। नमस्कार सर। जी शुभ रात्रि। हाँ, प्रज्ञा मैडम। प्रज्ञा सर मैडम है जी? जी मैम, मैं हूँ मैम। जी नमस्कार मैम। निशा मैम, नमस्कार राव साहब। जी 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 आपका मैम। बहुत बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए मैम। मैम अभी ऑडियो से ही बात कर लेते हैं, बच्चों को सुला रहे थे क्योंकि सुबह स्कूल जाना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। जी मैम, तो मैम ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा रहा सर का व्याख्यान। और हम तो प्रारंभिक चरण वाले हैं, बहुत चीजें हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम बीच में बोलना उचित नहीं समझते हैं कि अधूरा ज्ञान हमें मतलब थोड़ा अनुचित लगता है बोलना। तो बस यही मेरा थोड़ा अध्यात्म की तरफ झुकाव रहता है। और अध्यात्म और ज्योतिष उसी का एक पार्ट है। वही सब चीजें हैं कि मुझे इसको कनेक्ट में हुई और मुझे इंटरेस्ट आया और मैं सोची कि थोड़ा इसको देखा जाए। क्योंकि वैसे तो हम लोग कर्म प्रधान होते हैं, कर्म को पे कुछ ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन कोई ऐसी शक्ति होती है जो इससे आगे चलती है, जो हमारे सोच से परे होती है। तो यही सारी चीजें थी जो मुझे आप लोगों से जुड़ने का के लिए प्रेरित की और मैं जुड़ी। और आप लोग का जो व्याख्यान है वो हमें अभी शुरू से मैं अटेंड करते आ रही हूँ और मुझे वो चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं।
चीजें फिर थोड़ी सी क्लियर होती हैं। तो बस इसी जिज्ञासा के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और देखते हैं कितना अर्जन कर पाते हैं आप लोग के संरक्षण में। बिल्कुल करेंगे मैडम, आपने सही कहा, ज्योतिष एंड अध्यात्म आर टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन। तो जी मैम। अध्यात्म के बिना ज्योतिष नहीं हो सकता, जी ये मैम। तय है। जी, जी मैम। ज्योतिष के बिना अध्यात्म हो जाएगा, लेकिन अध्यात्म के बिना ज्योतिष नहीं हो ज्योतिष सकता। नहीं हो सकता है, बिल्कुल मैम। जी जी मैम। तो राव तो साहब ठीक का है। व्याख्यान बहुत ही अच्छा रहा। मुझे जी, बहुत सारी चीजें आज पहली बार सुनने को मिली है, मैंने उसको कॉपी में नोट भी किया है और आगे क्लासेस में कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा और चीजों को समझ जाए तो और पूछ सके सर से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। ठीक है, राव साहब को तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा व्याख्यान रहा, जी बालकृष्ण बहुत जी, सुंदर थैंक यू सो मच। प्रवचन रहा। बहुत धन्य- सच में बहुत शानदार, थैंक श्री यू। राव सर ने बहुत शानदार बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सब ठीक लोगों को है, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे दोबारा। ठीक है, जी फिर सर। शुभ कंक्लूड करते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर, नमस्कार सर।